हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अभी मैं आपको पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के ज़रिए, जिसके ज़रिए आपको पूरे के पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक बेसिक टाइमलाइन और एक बेसिक स्टोरी पता चल जाएगी, जिससे आपको आगे के चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ने में काफ़ी आसानी महसूस होगी। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स, एक एक करके चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान रूल किसका चल रहा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान रूल चल रहा था बर्बन डायनेस्टी का, और लास्ट रूलर जो बर्बन डायनेस्टी के रहे थे वो थे लुई 16। लुई 16 का रूल ही था वो जो कि 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में ख़त्म हो गया था। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द रूल। नाउ हाउस द सोसाइटी, ये आपकी सोसाइटी है। आप देख सकते हो कि सोसाइटी के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट, तीन एस्टेट्स आपको दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट एस्टेट के अंदर होते थे क्लर्जीज यानी चर्च, जितने भी फादर बिशप जो होते हैं वो सब फर्स्ट एस्टेट में आते थे। सेकंड एस्टेट में आ जाती है नोबिलिटी, जिसमें किंग और किंग की फैमिली से एसोसिएटेड लोग यानी एरिस्टोक्रेट्स या मिनिस्टर्स, वो उसमें आ जाते थे। थर्ड एस्टेट में आते थे सारे के सारे गरीब लोग, पीजेंट्स, फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, आर्टिसन, प्रोफेशनल्स, ये सब। तो ये सारे के सारे लोग जो थर्ड एस्टेट के होते थे, इन्हें सारे टैक्सेस पे करने होते थे। और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग, इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस मिले हुए थे, यानी इन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। तो आप देख सकते हो कि कैसी बाइज्ड सोसाइटी थी। बाइज का मतलब भेदभाव करने वाली वहाँ पर सोसाइटी थी। ठीक है, अब ऐसे में सिटीजन्स अलग अलग डिमांड्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिटीजन्स की एक ही डिमांड थी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने उनको समझाया हुआ था और बहुत सारे गाइडलाइंस उन्हें दी हुई थी। तो उनकी डिमांड क्या थी, यहाँ आप देख सकते हैं, डिमांड फॉर ऑल सिटीजन इज टू मेक फ्रांस अ रिपब्लिक। फ्रांस को रिपब्लिक बनाना चाहते थे। अब समझिए रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जिस पर लोगों का राज हो, यानी लोग अपने रूलर को इलेक्ट करें और वो रूलर उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर उन पर राज करे। ठीक है, नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट। इसके लिए इन्हें रिक्वायरमेंट थी एक ऑफिशियल बॉडी की, जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं असेंबली के अंदर राजा की, बिल्कुल वैसी इन्हें भी एक असेंबली की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की, कि जो रेवोल्यूशन हुआ उस दौरान क्या क्या ट्रांजिशंस आए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरे ट्रांजिशन में सबसे पहले मोनार्की है, जहाँ पर लुई 16 राज करते थे। उसके बाद आई नेशनल असेंबली, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया, लेकिन बाद में नेशनल असेंबली को भी हटना पड़ा, तो कन्वेंशन आई। कन्वेंशन इसलिए आई क्योंकि एक वॉर होने वाला था प्रूशिया के साथ, और वो वॉर लड़ने में नेशनल असेंबली कैपेबल नहीं थी। तो कन्वेंशन के जो लोग थे उन्होंने वॉर लड़ा था, इसलिए वो कन्वेंशन ले आए। कन्वेंशन इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ पर एक रूलर राज कर रहा था और उसकी रेकलेस पॉलिसीज थी। उसके बाद आई डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में 5 लोग थे। ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि जब कन्वेंशन में एक रूलर था तो लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, तो लोगों को लगा कि अगर रूलर एक से ज़्यादा कर दिया जाएगा तो वो अपनी अपनी नहीं चला पाएगा, मनमानी नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्टरी में 5 रूलर्स रखे गए थे, मगर डायरेक्टरी को भी हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी के जो 5 रूलर्स थे, 5 हेड्स, वो अक्सर खुद ही लड़ जाया करते थे आपस में। तो आई बारी डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप अपने आप आई। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी जिस समय आपस में लड़ जाया करती थी तो पूरे देश की बागडोर संभाली मिलिट्री ने, और उस समय मिलिट्री के कमांडर थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे देश की कमांड संभालने के बाद धीरे धीरे मिलिट्री को पूरे फ्रांस में फैलाते गए और डिक्टेटरशिप अपने आप ही उन्होंने डिक्लेयर कर दी। अब हम पढ़ेंगे कि ये सारी की सारी स्टेजेस डिटेल में किस तरह से हुई। ठीक है ना। देखिए, मैं जो अभी डिटेल आपको देने वाला हूँ वो भी इतना नहीं होगा जितना आप चैप्टर पढ़ के ले पाएंगे, बिकॉज वी नीड टू आंसर द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सो अभी मोटा मोटा एक डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी याद हो जाए। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस स्टेजेस बिफोर एंड आफ्टर 1789। सो व्हाट आर दोज स्टेजेस। सबसे पहले आता है मोनार्की। मोनार्की में जैसा कि आप देख सकते हो, किंग थे लुई 16 और रूलर जो है वो राज करते थे देश के ऊपर। ठीक है, तो ये 1789 तक रहा, जब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद में आई आपकी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली आप देख सकते हैं 4 अगस्त 1789 से 20 सितंबर 1789 तक रही। इसके अंदर 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली में बैठा करते थे,
और कुछ मिनिस्टर्स होते थे। यहाँ सेवरल मैंने शब्द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मिनिस्टर्स की जो क्वांटिटी थी वो चेंज होती रहती थी मेंबर्स की एस्पिरेशंस यानी उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग। यहाँ राजा को भी रखा गया था, हालांकि राजा को नेशनल असेंबली में जगह नहीं दी जानी थी, लेकिन क्योंकि मोनार्की जब हटाई गई तो राजा से बोला गया कि आप भी रहोगे, तो राजा को एक पावर दे दी गई थी, वो थी वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है कि राजा के पास में सिर्फ हाँ या ना कहने का अधिकार था और कुछ नहीं। यानी अगर कोई कानून पास हो रहा है लॉ, तो उसमें राजा सिर्फ हाँ या ना बोल सकता है और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो राजा को डमी के रूप में आप समझ सकते हो रखा गया था। नेशनल असेंबली के बाद में आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन जैसे कि आप देख सकते हैं 21 सितंबर 1792 से 1794 तक रही जुलाई में। कन्वेंशन के हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैंने आपको बताया कि एक वॉर हुआ था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से, तो क्योंकि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया का वॉर नेशनल असेंबली खुद से नहीं लड़ सकती थी, उनके पास में देश के लिए एक इतना अच्छा मिलिट्री सिस्टम नहीं था, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने एक क्लब, जैकोबिन क्लब के हेड थे ये, उन्होंने उस क्लब के लोगों से बोला कि भाई सबके सब लोग फ्रांस के लोगों से बोलेंगे लड़ने के लिए और हम उन्हें सिखाएंगे लड़ना। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़ी, जिसमें जैकोबिन्स, जो कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, जैकोबिन्स शामिल हुए। जैकोबिन्स ने पहली बार जब लड़ाई लड़ी तो उन्होंने लड़ाई खत्म होने के बाद में कन्वेंशन को चुना, जिसके हेड बने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और इस तरह से नेशनल असेंबली हट गई और एक नई असेंबली आई जिसके हेड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बन गए। इसके बाद में आती है आपकी डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी 1794 से 1804 तक चली। इसके अंदर 5 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल जब रहा तो उसमें एक बड़ा फेमस रूल रहा जिसे बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। वो सिर्फ 1 साल चला। क्यों? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बहुत रेकलेस पॉलिसीज लेकर आते थे जिससे लोगों को खासा प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसीलिए जब लोगों ने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के मर जाने के बाद में गवर्नमेंट बनाने का सोचा, असेंबली ने ये डिक्लेयर करा कि इस बार हम एक इंसान को अपना हेड नहीं बनाएंगे, हम कम से कम 5 मेंबर्स रखेंगे ताकि कोई भी मनमानी ना कर पाए। तो इस तरह आई डायरेक्टरी। लेकिन डायरेक्टरी की अपनी एक प्रॉब्लम बन गई, वो ये कि वो जो सारे डायरेक्टर्स थे डायरेक्टरी के, वो अपने देश की प्रॉब्लम सुलझाने की जगह आपस में ही लड़ बैठते थे। तो इस तरह 1794 के बाद से ही प्रॉब्लम लगी रही कि मिलिट्री को बार बार बुलाया जाता था शहरों में प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और जनता को शांत करने के लिए। तो मिलिट्री का हमेशा रोल रहा है यहाँ पे। लास्ट आपका आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जैसे कि आप देख सकते हो 1795 से ही है। अब आप कहेंगे कि सर अगर 1804 में डायरेक्टरी खत्म हो रही है तो आपने डिक्टेटरशिप को 1795 में क्यों शुरू कर दिया? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि डायरेक्टरी के अंदर मिलिट्री का रोल हमेशा से रहा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो कि कमांडर थे फ्रेंच मिलिट्री के, वो लगातार अपने रूल को बढ़ाते रहे और फ्रांस में जो डिक्टेटरशिप है उसे स्थापित करते रहे धीरे धीरे। तो जब पूरे फ्रांस के अंदर डिक्टेटरशिप फैली, उसको फैलने में लगा 1804 तक का टाइम। 1804 में पहुंचने के बाद डायरेक्टरी पूरी तरह खत्म हो गई और जो डिक्टेटरशिप फ्रांस के अंदर फैल रही थी उसको नेपोलियन ने एम्परर बन के ये डिक्लेयर कर दिया कि वो अब सेल्फ डिक्लेयर्ड किंग हैं फ्रांस के, और उन्होंने 1804 से 1815 तक राज किया। 1815 में एक बहुत फेमस लड़ाई हुई वाटरलू की, जिसके अंदर कई सारे देशों ने जॉइंटली मिलकर एक ऑपरेशन में यानी लड़ाई में इनको हरा दिया और इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट हार गए। नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद में, जो कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा एक टाइम स्पैन हमने देखा इस पूरे के पूरे सिस्टम में, उनके जाने के बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अल्टीमेटली जब लोगों को एक ऐसी गवर्नमेंट मिली जो कि रिपब्लिक थी, वो 1946 में जाके हो पाया। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद में रिपब्लिक तो बन गया था देश, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम थी कि औरतें अभी भी पूरी तरह वोटिंग राइट्स नहीं पा रही थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रिपब्लिक देश केवल वही हो सकता है जिसमें सब लोगों को बराबर अधिकार मिले। तो 1946 में जाकर पूरी तरह से अधिकार मिल पाए थे फ्रांस के औरतों को भी। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो 1789 में बेशक हुआ था, लेकिन फ्रांस में पूरी तरह रिपब्लिक बनने का मौका लोगों को 1946 के बाद मिला। सो आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। आप इस स्टोरी को चैप्टर जब थोरोली पढ़ेंगे तो अच्छी तरह जानेंगे, एंड आई होप यू विल एंजॉय द चैप्टर।